नमस्कार, चलिए सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी लीला नंदलाल की। किस्सा यह है कि मेरा स्कूटर चोरी हो गया। बिल्कुल नया स्कूटर था, खरीदे 2 महीने भी नहीं हुए थे और 4 साल तक इंतजार करते रहने के बाद उसे खरीद पाने का मेरा नंबर आया था। इधर वह पलक झपकते गायब हो गया। मैं वर्षों तक बड़े चाव से उसकी राह देखता रहा था और तरह तरह के सपने देखता रहा था कि कब स्कूटर आएगा और मैं दिल्ली की सड़कों पर फर्राटे से घूमा करूंगा। गले में रेशमी रूमाल लहरा रहा होगा, बाल उड़ रहे होंगे, आंखों पर मोटा चश्मा होगा। दिल्ली में स्कूटर के बिना जिंदगी का लुत्फ ही क्या है। स्कूटर पर आगे युवक, पीछे युवती, युवक की कमर में हाथ डाले हुए, उसकी पीठ पर झुकी हुई, उसकी भी चुन्नी या साड़ी का पल्लू हवा में लहराता हुआ। दिल्ली की खचाखच भरी नीरस सड़कों पर रोमांस का रंग छिटक जाता है। पर सभी अरमान धरे के धरे रह गए और अब मैं सड़क के किनारे भौचक सा खड़ा, कभी दाएं तो कभी बाएं, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि स्कूटर गया तो कहाँ गया। मैं पीछे की ओर उस नाट्यगृह के आंगन में भी बार बार चक्कर काट रहा था, जहां पर मैं एक भोंडा सा प्रहसन देख रहा था जिस बीच स्कूटर की चोरी हुई थी। मेरी टांगों में पानी भरता जा रहा था और गला बराबर सूखता जा रहा था। उधर दर्शकों की भीड़ छटती जा रही थी। थिएटर सिनेमा की भीड़ भी अपनी तरह की होती है। घड़ी भर के लिए लगता है कोई गुलजार खिल उठा है, कोई नगरी बस गई है और घड़ी भर बाद वहां उल्लू बोलने लगते हैं। मैं लपक लपक कर विदा होते दर्शकों से पूछने लगा, मगर सब बेसूद। किसे क्या मालूम कि मेरा स्कूटर किसने उठाया है। सभी तो मेरी तरह नाट्यगृह के अंदर बैठे थे। एक मंचले ने, जिस पर नाटक का प्रभाव अभी तक बना हुआ था, चहक कर कहा, गनीमत समझो कि तुम खुद उस पर सवार नहीं थे, वरना तुम्हें भी चोर उठा ले जाते। दिल्ली के लोगों की बेरुखी मुझे यूं भी सालती रहती है। इस भोंडे मजाक पर मैं और भी खिन्न हो उठा। आखिर मन मार कर बाहर निकल आया और रास्ता पूछता हुआ इलाके के पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। पुलिस में रिपोर्ट तो कर दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। पुलिस में रपट लिखवाने के बाद पांव घसीटता और बसों के धक्के खाता जब मैं घर पहुंचा और घर वालों को सारा किस्सा सुनाया, तो पहले तो उन्हें गहरा सदमा हुआ, फिर वे तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। पिताजी ने कहा, मुझसे पूछो तो वहां पर स्कूटर ले जाना ही भूल थी। थिएटरों में दुनिया भर के चोर उचक्के जमा होते हैं। पत्नी बोली, मैं तो समझती हूँ तुम जरूर ताला लगाना भूल गए होगे। स्कूटर को ताला लगा होता तो कोई कैसे उठा ले जाता। फिर सभी को संबोधन करके बोली, मैं समझती हूँ स्कूटर वहीं कहीं रखा होगा, इन्होंने देखा नहीं होगा। इनकी आंखों के सामने चीज पड़ी हो तो भी इन्हें नजर नहीं आती। इस पर चाचा जी बोले, स्कूटर हमेशा किसी को सुपुर्द किया जाता है, बाहर जरूर कोई रखवाला खड़ा होगा। तुम 10 पैसे बचाने के खातिर उसे न जाने कहाँ रख गए होगे। मतलब कि मेरे संबंधियों को ऐसा लग रहा था जैसे स्कूटर की चोरी में ज्यादा हाथ मेरा ही रहा हो। केवल माँ एक ही वाक्य बार बार दोहरा रही थी, अगर भगवान के घर में न्याय है तो मेरे बेटे का स्कूटर उसे जरूर मिल जाएगा। जो चीज भगवान ने उसके लिए भेजी है वह उसे छोड़ किसी दूसरे के पास नहीं जा सकती। जब मैंने बताया कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा आया हूँ तो चाचा जी सिर हिलाने लगे। तुम समझते हो पुलिस तुम्हारा स्कूटर बरामद करवा देगी। अगर पुलिस इतनी चुस्त होती तो तुम्हारा स्कूटर उठता ही नहीं। अब स्कूटर को भूल जाओ और बीमा कंपनी से अपना मुआवजा वसूल करने की कोशिश करो। बीमा तो करवाया था ना। इस पर पिताजी बिगड़ उठे और चाचा जी और पिताजी के बीच बहस छिड़ गई। पिताजी का मत था
कि स्कूटर को बरामद करवाने की पूरी कोशिश की जाए, जबकि चाचा जी मानो शताब्दियों के संचित अनुभव के आधार पर कहे जा रहे थे कि इससे कुछ न होगा, जल्दी से जल्दी अपने मुआवजे की रकम बीमा कंपनी से वसूल करो। आखिर यही फैसला हुआ कि दोनों बातों की ओर समान रूप से ध्यान दिया जाए। मैं सुबह के वक्त पुलिस स्टेशन और दोपहर के वक्त बीमा कंपनी के चक्कर काटने लगा। पुलिस वाले बड़ी रुखाई से पेश आते। पहले 1 दिन तो मेरे साथ सीधे मुंह बोले, फिर झिड़क कर बोलने लगे। मेरे स्कूटर का कुछ पता चला, मैं दरख्वास्तियों की तरह दहलीज पर खड़े खड़े पूछता। जवाब में या तो अंदर चुप्पी छाई रहती या रूखी सी आवाज में कोई इंस्पेक्टर कहता, मिलने पर इत्तला कर दी जाएगी, इधर रोज रोज मत आइए। एक दिन जब मैं इसी तरह डरता सा पुलिस स्टेशन के दफ्तर की दहलीज तक पहुंचा, तब इंस्पेक्टर कुर्सी पर से उठकर मेरी ओर बढ़ आया। मेरी टांगें तो थर्रा गई, पर उसके चेहरे पर फैली मुस्कान को देखकर मैं दुविधा में पड़ गया। क्या मालूम स्कूटर मिल ही गया हो जो या मुस्कुरा रहा है। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, मुझे दफ्तर के अंदर ले जाकर कुर्सी पर बैठाया। अर्दली को आवाज देकर मेरे लिए ठंडा पानी का गिलास मंगवाया और उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, आप इत्मीनान रखिए, हमें आपके स्कूटर की बड़ी फिक्र है। उसे बरामद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिलने पर मैं खुद आकर आपको इत्तला करूंगा। मैं हवा में उड़ता सा घर पहुंचा। स्कूटर मिल जाने की खुशी शायद इतनी नहीं होती जितनी इंस्पेक्टर के आत्मीयता भरे आश्वासन से हुई थी। मीठा क्यों नहीं बोलेगा, उसे ऊपर से जूता पड़ा होगा, पिताजी बोले। बात मेरी समझ में नहीं आई। बाद में पता चला कि जब से स्कूटर खो गया था, पिताजी जगह जगह चिट्ठियां लिख रहे थे और उनमें से एक चिट्ठी निशाने पर चोट कर गई थी। ये चिट्ठी उन्होंने मेरे बहनोई के छोटे भाई द्वारा उसके ससुर को लखनऊ लिखवाई थी, जो लखनऊ में पुलिस का बड़ा अफसर था। ऐसी चिट्ठियां वना जाने और कहां लिखवा रहे थे। पर इस आश्वासन के बावजूद स्कूटर कहीं प्रकट होता नजर नहीं आ रहा था। स्थिति वैसी की वैसी थी, केवल मेरे प्रति पुलिस वालों का रुख बदल गया था। इधर बीमा कंपनी वाले पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे थे। पुलिस स्टेशन में कम से कम वे मेरे साथ बोलने तो लगे थे। यहाँ तो मैं हेड क्लर्क के सामने दिन भर बैठा रहता, कोई मुझे पूछता ही नहीं था। मैं बात उठाता तो वो तरह तरह की तहकीकात की बात करता और फिर से अपनी फाइलों में खो जाता। इस तरह पूरा 1 महीना गुजर गया। इस तरह भी कभी दुनिया के काम हुए हैं। एक दिन पिताजी ने चाचा जी को डांटते हुए कहा, दफ्तरी कार्रवाइयों के सहारे बैठे रहोगे तो तुम्हें मुआवजा मिल चुका। फिर मेरी ओर देखकर बोले, डिब्बे में से घी निकालना हो तो टेढ़ी अंगुली से निकालते हैं, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता बच्चा। दूसरे दिन चाचा जी के साथ साथ चलता हुआ मैं अजमेरी गेट की ओर जा रहा था। वहां से एक सज्जन हमारे साथ हो लिए और हम आसफ अली रोड के एक बड़े दफ्तर में जा पहुंचे। वहां पर एक सज्जन ने हमें एक खत लिख कर दिया। इस खत को लेकर हम तीनों दरियागंज की ओर रवाना हो गए। तभी मेरे दिल में से आवाज उठने लगी कि कुछ होने जा रहा है, जरूर कुछ होने जा रहा है। मेरे अंतःकरण से जब कभी ऐसी आवाज आने लगे तो कोई ना कोई घटना घटती है। उसके बाद हम एक बड़े दफ्तर में बैठे थे और हमारे सामने बड़ी सी मेज के पीछे एक मोटा सा आदमी बैठा था। यही मोटा नंदलाल था जिसके लिए हम चिट्ठी लाए थे। मोटे नंदलाल ने चिट्ठी पढ़ी और फिर अपनी बड़ी बड़ी नमदार आंखों से सामने की ओर देखा। उनकी ऐसी की तैसी, मुआवजा कैसे नहीं देंगे? उसने ऐसे ढंग से कहा कि मेरा दिल बैठ गया। मोटे नंदलाल ने हाथ बढ़ाकर टेलीफोन का चोंगा उठाया, पर मेरे चाचा जी झट से बोल उठे, टेलीफोन पर कहने के बजाय अगर आप तकलीफ करके हमारे साथ चले चलें तो बेहतर होगा।
आप जानते हैं बीमा कंपनी वालों को, उनकी ऐसी की तैसी, मोटे नंदलाल ने फिर से कहा। और फिर से मेरा दिल बैठ गया, पर उसने चोंगा रख दिया और मेरी ओर देखकर बोला, तुम कल मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बीमा कंपनी के दफ्तर ले चलूंगा। दूसरे दिन मोटा नंदलाल मेरे आगे आगे बीमा कंपनी के दफ्तर की 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां चढ़ रहा था और मेरा दिल धक धक कर रहा था कि न जाने अब कौन सा सीन होगा, कहीं मेरा बनता काम बिगड़ तो नहीं जाए। यह आदमी अक्खड़ किस्म का जान पड़ता है और कंपनियों के अफसर अपनी जगह बड़े बददिमाग होते हैं। हम ऊपर पहुंचे, जहां मैं हेड क्लर्क की मेज के सामने दिन भर बैठा गिड़गिड़ाता रहता था। वहां मोटा नंदलाल सीधा डायरेक्टर के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और सीधा उनकी मेज पर दोनों हथेलियां टिकाकर, जैसे भालू हमला करने के पहले अपने पांव तोलता है, खड़े खड़े ही बोला, ये क्या तमाशा है, इनका स्कूटर चोरी हो गया। सारी बात साफ है, आप इन्हें मुआवजा क्यों नहीं देते? डायरेक्टर कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ, पर वह अभी अपना मुंह भी ना खोल पाया था कि मोटे नंदलाल ने कहा, मैं साल में 5 लाख का बिजनेस आपको देता हूँ और इधर आप मेरे भाई साहब को महीने भर से परेशान कर रहे हैं। फौरन चेक बन गया। चेक मेरी जेब में था और मोटा नंदलाल कह रहा था, इनकी ऐसी की तैसी, मुआवजा कैसे नहीं देते? जिसे सुनकर मेरा दिल गुदगुदा उठा। उसकी मोटी गर्दन और मोटे मोटे कूलों और भालू जैसी लंबी लंबी बाहों को देख देख कर मैं श्रद्धा से पुलक रहा था। उस रोज घर में घंटों मोटे नंदलाल की चर्चा रही। रख रखाव से ही काम बनते हैं, पिताजी कह रहे थे। फिर पिताजी एक एक करके उन तीनों आदमियों का गुणगान करने लगे। एक जो अजमेरी गेट से हमारे साथ हो लिया था, दूसरा जो अजमेरी गेट से आसफ अली रोड तक हमारे साथ गया था, तीसरा जिसने पत्र दिया था। पर इन सब में मोटा नंदलाल तो साक्षात देवता था। इस पर चाचा जी बोले, है तो आदमी टेढ़ा, पर न जाने कैसे काम करवा दिया है। सब नंदलाल की लीला है। माँ बोली, मोटे नंदलाल की माँ, मैंने कहा। पर माँ इतनी गदगद हो रही थी कि उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी बात कहती गई। सब भगवान की लीला है। उन्हें मेरे बेटे को रुपया दिलवाना है तो नंदलाल को निमित्त बनाकर भेज दिया। बीमा कंपनी के दफ्तर की सीढ़ियां उतरते हुए मोटे नंदलाल की गर्दन और मोटे मोटे हाथ देख देख कर मेरा रोम रोम पुलक रहा था। केवल भगवान के दर्शन से ही ऐसी पुलकन भक्तों के तन बदन में उठती होगी। माँ ने ठीक ही कहा था, क्योंकि इसके बाद भी जो कुछ हुआ उसे नंदलाल की लीला का ही नाम दिया जा सकता है। कुछ दिन तो बड़े आराम से कट गए। जेब में पैसे आ गए थे, हौसले बढ़ गए थे। पहले स्कूटर को ले पाने के लिए 4 बरस तक चुपचाप इंतजार करना पड़ा था। अब मोटे नंदलाल की कृपा हुई तो दूसरे दिन नया स्कूटर मिल जाएगा। लेकिन घर के लोग इस हक में नहीं थे कि मैं स्कूटर लूं। जिसका एक स्कूटर चोरी हो सकता है, उसका दूसरा स्कूटर भी चोरी हो सकता है। तुम बस में ही आया जाया करो, तुम इसी लायक हो, पिताजी कहते हैं। मैं खुद भी दूसरा स्कूटर लेने के हक में नहीं था। मेरे दिल का सारा रोमांस एक ही स्कूटर ने खत्म कर दिया था। धक्के तो बस में भी पड़ते हैं, पर जो धक्के स्कूटर खो जाने पर पड़ते हैं, उन्हें देखते हुए बसों में चढ़ना ही बेहतर है। पर पत्नी गुमसुम रहने लगी। शाम को मैं उससे कहीं चलने को कहता तो वह ठंडी सांस भरकर कहती कि उसका कहीं भी जाने को मन नहीं है। मैं समझ गया कि इसके मुंह को स्कूटर की सवारी का खून लग गया है। इसे अब बसों में चढ़ना हिमाकत जान पड़ने लगा है। पत्नियां आमतौर पर रात के अंधेरे में अपने दिल की बात कहती हैं, पर ठंडी सांस भरकर बोली, जब से तुम्हारे घर में आई हूँ मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और फिर सिरदर्द का बहाना करके मेरी ओर पीठ फेर ली। स्कूटर को खोए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और मैं फिर से दिल्ली की सड़कों पर पांव घसीटने लगा था। अचानक पुलिस स्टेशन की ओर से एक विचित्र सा पत्र प्राप्त हुआ। लिखा था, आपका स्कूटर नंबर DL
बरामद कर लिया गया है। इस समय श्यामनगर की सड़क नंबर 4 के बाड़ा दयाराम में रखा है। जाकर शिनाख्त कर लीजिए और हमें इत्तला कीजिए कि आप उसे वापस लेना चाहते हैं या नहीं। मेरी बाँछें खिल गई। स्कूटर मिल गया, कमाल हो गया। इसके खो जाने पर इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना इसके मिल जाने पर खुशी। दिल्ली में स्कूटर के बिना लुप्त ही क्या है। घर वालों को खबर हुई तो सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। माँ ने दुपट्टे के नीचे हाथ जोड़ते हुए, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे बेटे का स्कूटर मिल जाएगा। पत्नी भी चाक उठी। उसने मेरी ओर देखा जैसे उसकी नज़र में फिर मेरी कीमत कुछ बहाल होने लगी है। पर पिताजी में तनिक भी उत्साह नहीं था। कहने लगे, अब वह चोरी का माल है। जिस चीज को चोर का हाथ लग जाए उसमें कोई बरकत नहीं रह जाती। फिर 6 महीने बाद मिल रहा है। स्कूटर का रह ही क्या गया होगा, उसकी हड्डी पसली हिल गई होगी। इस पर चाचा जी ने सहमत में सिर हिलाया और मेरा दिल धक से रह गया। पिताजी और चाचा जी सहमत हो रहे थे। यह सगुन अच्छा नहीं था। उनके बीच झगड़ा चलता रहे तो लगता है जीवन स्वाभाविक गति से चल रहा है। तुम स्कूटर वापस ले ही कैसे सकते हो? तुम तो बीमा कंपनी से मुआवजा वसूल कर चुके हो। मुआवजे का क्या है, वो तो लौटाया भी जा सकता है। अगर बीमा कंपनी वाले इनकार कर दें तो? मोटा नंदलाल जो है उसके रहते वह इनकार नहीं करेंगे। मैंने बड़े साहस से कहा। आखिर फैसला हुआ कि स्कूटर की शिनाख्त करके पहले अच्छी तरह से दिखवा लेना चाहिए। फैसला बाद में करेंगे कि वापस लेना है या नहीं। दूसरे दिन पुलिस की चिट्ठी जेब में रखे मैं श्यामनगर की ओर चला जा रहा था। मन फिर से स्कूटर की सैर के सपने देखने लगा था। पत्नी भी खुश हो जाएगी। स्कूटर के खो जाने से घर में जो मायूसी छा गई थी वह दूर भी हो जाएगी। देर तक मुझे श्यामनगर की सड़कों की खाक छाननी पड़ी। वह बाड़ा मुझे नहीं मिल रहा था जिसका पता पुलिस वालों ने मुझे दिया था। स्कूटर को बाड़े में रखने की क्या तुक थी? पुलिस स्टेशन में उसे क्यों नहीं रखा गया? फिर सोचा कि शायद बाड़ा भी पुलिस वालों का ही होगा, जहां पुलिस चोरी का बरामदी माल रखती है। इस तरह का गोदाम बना रखा होगा। आखिर मैंने बाड़े के अंदर कदम रखा। बड़ा सा आंगन था और आंगन के पीछे एक छोटा सा बंगला था। आंगन में 7-8 मोटरें और 4-5 स्कूटर खड़े थे। क्या यह सब बरामद माल है? क्या मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया? ये तो किसी अमीर आदमी का बंगला जान पड़ता है। मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ? मैंने पुलिस की चिट्ठी निकालकर पता ध्यान से पढ़ना चाहा। तभी बंगले की ओर से एक सज्जन आते दिखाई दिए। सफेद नायलान की कमीज और टेरी कॉट की पतलून पहने हुए थे। माफ कीजिए, मुझसे भूल हुई। मैं किसी दूसरे बाड़े की तलाश में हूँ। और मैंने पुलिस का पर्चा अनायास ही उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने सरसरी नजर से पर्चे की ओर देखा और एक और हाथ का इशारा करते हुए बोले, वहाँ स्कूटर रखे हैं, उनमें से अपना स्कूटर पहचान लीजिए। मैंने उन सज्जन को सिर से पांव तक देखा। क्या यह पुलिस के अफसर हैं जिन्होंने अपने बंगले में ही बरामद का माल रख लिया है? पुलिस के बड़े अफसर घर पर वर्दी नहीं पहनते, इसलिए यह नागरिक वेश में है। पर पुलिस के अफसर इतनी ज्यादा अंगूठियां भी अंगुलियों में नहीं पहनते जितनी इन्होंने पहन रखी है। पर क्या मालूम पहनते ही हो। वर्दी पहनी तो अंगूठियां उतार दी, वर्दी उतारी तो अंगूठियां चढ़ा ली। मुझे अपना स्कूटर देखने की उत्सुकता थी। मैं बिना कुछ कहे उस ओर घूम गया जहां स्कूटर रखे थे। मैं एक ही नज़र में 5 स्कूटरों को देख गया, लेकिन इनमें मेरा स्कूटर मुझे नजर नहीं आया। फिर मैं बड़े ध्यान से एक एक स्कूटर को देखने लगा। एक स्कूटर कुछ कुछ मेरे स्कूटर से मिलता जुलता था, लेकिन उस पर बढ़िया सा शीशा लगा था और हैंडल के पास ही रेडियो के एरियल की छड़ ऊपर को उठ रही थी। उसमें सचमुच लाउड स्पीकर लगा था। यह स्कूटर मेरा कैसे हो सकता है? तभी वो सज्जन मेरे पास आ गए।
पहचान लिया, यही आपका स्कूटर है ना? उन्होंने कहा और मेरे स्कूटर के हैंडल को सहलाते हुए बोले, इसे तो मैंने खास ख्याल से रखा है, इसे कहीं आज तक नहीं आई। आपने? क्या मतलब? मैंने कहा। उसने कहा, इस स्कूटर को तो मैं केवल अपने लिए इस्तेमाल करता था, मुझे इसकी सवारी बड़ी पसंद है। फिर बड़े चाव से स्कूटर पर लगे एरियल को छूते हुए बोले, यह एरियल मैंने लगवाया है। मैकेनिक कहने लगा, स्कूटर पर एरियल नहीं लग सकता। मैंने कहा, ऐसी की तैसी, लगता कैसे नहीं? वह भी उसी लहजे में बोल रहे थे जिसमें मैंने मोटे नंदलाल को बोलते सुना था। क्या वे सभी लोग जिनकी अंगुलियों में अंगूठियां दमकती है एक जैसे ही लहजे में बोलते हैं, सभी की ऐसी की तैसी करते फिरते हैं? आखिर यह आदमी कौन है? मेरे स्कूटर के बारे में इतने अधिकार से कैसे बात कर रहा है? क्या यह सब बरामदगी का माल है? और क्या? उसने तनिक ऐंठ के साथ कहा, मानो कह रहा हो कि हम उठाएंगे तो क्या एक ही स्कूटर उठाएंगे? क्या आप ही ने? मैं इतना ही कह पाया। यूं भी सूट बूट वाले आदमी का मुझ पर रुआब छा जाता है, यहाँ तो इसके दोनों हाथों की अंगुलियों पर नगीने चमक रहे थे और नायलॉन की कमीज के नीचे सोने की चैन थी। मेरा सिर चकरा रहा था, यह आदमी चोर कैसे हो सकता है? ना इसकी बगल में छुरा, ना दाढ़ी मूछों के बीच चमकते खूंखार दांत, पर दिन दहाड़े अपने मुंह से मुझे कह रहा है कि तुम्हारा स्कूटर मैंने उठाया है। क्या चोर ऐसे होते हैं? अली बाबा का भाई कासिम चोरों की गुफा में गया था और वहां से जिंदा लौट नहीं पाया था। मैं इसके बाड़े में खड़ा हूँ और यह इस तरह से मेरे साथ बतिया रहा है जैसे मेरा मौसेरा भाई हो। आखिर यह माजरा क्या है? क्या ये सभी मोटरें और स्कूटर आप ही के हाथ की सफाई? मैंने बेतकल्लुफी से कहा। और क्या? उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा और फिर से मेरे स्कूटर को सहलाने लगा। यह शीशा तो इस पर मैंने बाद में लगवाया था, जब मैं वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहा था। इलाका पहाड़ी है ना, पीछे से आने वालों की खबर रहनी चाहिए। बड़े तीखे मोड़ हैं। घर के लोग बहुत कहते रहे, हम तुम्हें स्कूटर पर नहीं जाने देंगे, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा, देवी की कृपा होगी तो कुछ नहीं होगा। आप वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे? मैं बुदबुदाया। मैं हर साल जाता हूँ और कहीं जाऊं या ना जाऊं, पर वैष्णो देवी के दर्शन करने जरूर जाता हूँ। उसने धर्मपरायण व्यक्ति की तरह तनिक गदगद होकर कहा, साल में एक बार तो देवी का प्रसाद मिलना ही चाहिए। बेशक, मैंने कहा। मेरे स्कूटर पर और भी कोई तीर्थ यात्रा की है? मैंने पूछा, पर वह सुना अनसुना करके स्कूटर को फिर से सहलाने लगा। इसे तो मैंने बड़े चाह से रखा है, इसे केवल अपने इस्तेमाल के लिए रखता था, हालांकि स्कूटर की सवारी ज्यादा पसंद नहीं करता। बेशक, मैंने फिर कहा, जिसके पास इतनी मोटरें हों वह स्कूटर की सवारी क्यों करेगा? मुझे लगा जैसे मैं उसकी चापलूसी करने लगा हूँ। पुलिस वालों ने पूछा है कि मैं अपना स्कूटर वापस लेना चाहता हूँ या नहीं। आप क्या सोचते हैं? ले लो, इसका इंजन अच्छा है और मैंने इसे बड़ी हिफाजत से रखा है। उसने बड़े भाइयों की तरह मुझे मशविरा देते हुए कहा। लेकिन अब मुझे मिलेगा कैसे? इसकी सुपुर्दगी तो पुलिस वाले ही करेंगे। वह बोला, आपने तो बीमा कंपनी से मुआवजा ले ही लिया है ना? आपको कैसे मालूम है कि मैंने मुआवजा ले लिया है? इतनी खबर तो रहती ही है ना भाई साहब, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा। बाड़े में से लौटते हुए मैं मन ही मन सोच रहा था, यार ये माजरा क्या है? यह आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि इसने स्कूटर चोरी किया है। पुलिस ने पर्चा देकर मुझे इसके घर भेजा है, पर इसकी पेशानी पर सिकन नहीं। कभी चोर भी लोगों के सामने कबूल करते हैं कि उन्होंने चोरी की है। दूसरे दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझसे ना रहा गया। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछ ही लिया, एक बात समझाइए इंस्पेक्टर साहब,
जिस आदमी के बाड़े में मेरा स्कूटर रखा था उसने मेरे सामने कबूल किया है कि स्कूटर उसी ने उठाया था, बल्कि और भी बहुत सी गाड़ियां और स्कूटर उसी ने उठाए थे। फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस अफसर ने मुझे इस नज़र से देखा जैसे बाप अपने नन्हे से बेटे का बचकाना सवाल सुनकर उसे देखता है। आपसे खुद कहा था कि उसने चोरी की है। जी, कोई गवाही है आपके पास? मगर मैं जो कह रहा हूँ कि उसने खुद मुझसे कहा है। आप सच बोल रहे हैं, मगर कोई गवाही है आपके पास? पुलिस भी तो जानती है कि उसी ने गाड़ियां चुराई है, वरना आप मुझे उसके बारे में क्यों भेजते? हमने उसी के यहाँ गाड़ियां बरामद की है। फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? पकड़ा था, लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब मुकदमा चलेगा। मैं चुपचाप सुन रहा था। वह मुझे समझाते हुए बोले, पुलिस पकड़ सकती है मगर सजा तो नहीं दे सकती। सजा देना तो अदालत का काम है। अब अदालत में मुकदमा पेश होगा। इस पर इंस्पेक्टर हंस पड़ा। आप तो पढ़े लिखे आदमी जान पड़ते हैं, स्कूटर चलाते हैं। कानून कभी ऐसे भी चलता है। कानून कानून है साहब। कानून में उस वक्त तक वह आदमी बेकसूर है जिस वक्त तक उसका कसूर साबित नहीं हो जाता। और मुस्कुराते हुए गहरे आत्मविश्वास के साथ मेज पर अंगुलियों के पपोटे बजाने लगे और अपने उस विलक्षण वाक्य का प्रभाव मेरे चेहरे पर आंकने लगे। अदालत से आपको भी बुलावा जाएगा, आपकी भी गवाही होगी, बल्कि आपको अपना स्कूटर भी वहां पेश करना होगा। बाकायदा मुकदमा चलेगा। अदालत तहकीकात करेगी। पुलिस अपनी जानिब से मुकदमे की पैरवी करेगी। कानून कानून है साहब। या नादिर शाही तो नहीं कि बादशाह ने जिसका सिर चाहा कलम कर दिया। कानून कानून है। पुलिस स्टेशन से निकला तो मुझे लगा जैसे मैं किसी मंदिर में से निकल रहा हूँ। सिर झुका हुआ, दोनों हाथ पीठ पर, और दिमाग के अंदर न्यायप्रियता और प्रजातंत्र का जैसे संगीत बज रहा था। उस वक्त तक वह आदमी बेकसूर है जिस वक्त तक उसका कसूर साबित ना हो जाए। वाह वाह, मैं अस कर उठा। पर सड़क पर चलते चलते मेरी आंखों के सामने उस आदमी का वैष्णो देवी के उस वक्त का चेहरा घूम गया और फिर मैं असमंजस में पड़ गया। यह क्या कैफियत है यार? पुलिस इससे माल बरामद करती है और कहती है ये चोर है। चोर खुद निराले में कह रहा है कि उसने चोरी की है, पर अदालत कहती है कि साबित करो कि इसने चोरी की है। खैर, कुछ दिन बाद मैंने बीमा कंपनी को मुआवजे की रकम वापस कर दी और स्कूटर को घर ले आया। फिर से गले में रेशमी रुमाल बांधा, आंखों पर काला चश्मा लगाया, बीबी को पीछे बैठाया और फिर से दिल्ली की सड़कों पर सैर करने निकल आया। मारो गोली, कानून जाने, कानून का बाप। हमारी चीज हमें मिल गई। अब कानून अपना इंसाफ करता फिरे। लगभग 6 महीने बाद कूल्हों के नीचे स्कूटर उड़ रहा था। उसकी सुरताल में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। तीर्थयात्री ने सचमुच इसकी अच्छी देखभाल की थी। वह सचमुच ज्यादा सहज, धीर, गंभीर गति से चलने लगा था। उसे जैसे सुकून मिल गया हो। तैरता सा चलता था। पत्नी की नजर में भी मेरा दर्जा हल्के हल्के ऊंचा उठने लगा। हालांकि अब कभी कभी मुझे महसूस होता कि मेरा दर्जा अब स्कूटर के मालिक का ना होकर एक ड्राइवर का सा हो गया है। जैसे मैं अपनी बीबी को कहीं पहुंचाने के लिए स्कूटर चला रहा हूं। अब वह मेरी कमर में हाथ भी डालती तो प्यार के कारण नहीं, संभल कर बैठ जाने के लिए, और बात करती तो लगता हुक्म दे रही है। पर वह सुख क्या जो दिल्ली में 2 दिन से ज्यादा निर्विघ्न चलता रहे। एक और पर्चा आया। आपकी बार अदालत की ओर से था कि अमुक दिन प्रातः 10 बजे 30,000 में हाजिर हो जाओ, साथ में स्कूटर आना जरूरी है। अब तक स्कूटर लेने के बाद लगभग 9 महीने का वक्त बीत चुका था। मेरे मन में खींच उठी। जिस दिनों स्कूटर मिला था उन दिनों मेरी दिलचस्पी चोर में, अदालत में और इंसाफ में थी। पर अब तो स्कूटर भी वैष्णो देवी की चढ़ाई भूल चुका है।
अब मुझे क्या लेना देना। पर फिर भी मैं हाजिर हो गया। मेरी दिलचस्पी इंसाफ में हो ना हो, अदालत की दिलचस्पी तो इंसाफ में है। कचहरी में पहुंचा तो वहां आदमी ही आदमी थे। सीढ़ियों पर आदमी, दीवारों से चिपके आदमी, फर्श पर बैठे, लेटे, अधलेटे आदमी, दरवाजों में, खिड़कियों में आदमी ही आदमी, और उनके बीच रेंगते से काले कोट वाले वकील। हर 10 आदमियों के पीछे एक रेंगता वकील। मैंने किसी मेले ठेले में, किसी जलसे जुलूस में इतने आदमी नहीं देखे थे जितने वहां मौजूद थे। और सभी किसी की राह देख रहे थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। ये किसकी राह देख रहे थे? इंसाफ की। अदालत के कमरे के पास से गुजरा तो पीछे से किसी की ऊंची सी आवाज सुनाई दी, मूलराज, वल्द हुक्मराज। और दीवार से चिपक कर बैठा कोई मूलराज हड़बड़ा कर उठा और भागता हुआ आदमियों की गांठ को चीरता हुआ अदालत के कमरे में जा पहुंचा। आदमियों की गांठ फिर बंद हो गई। जिस जगह पर मूलराज बैठा था उस जगह पर अब कोई दूसरा मूलराज चिपक कर बैठ गया था। मैं भी उचक उचक कर कमरों के नंबर पढ़ता। आखिर कमरा नंबर 5 के बाहर पहुंचा। दरवाजे के पास ही उस दिन के मुकदमों की सूची लगी थी। मैंने ध्यान से सूची को पढ़ा। सूची में मेरा नाम नहीं था। पहले तो दिल को धक्का सा लगा। जब भी कभी किसी सूची में मेरा नाम ना हो, मेरे दिल को धक्का लगता है। मैं सोचता हूँ इस काबिल नहीं समझा गया। भले ही चोरों की सूची ही क्यों ना रही हो, नाम तो होना ही चाहिए। फिर मन में विचार उठा, सूची में मुजरिमों का नाम होगा, मेरा क्यों होगा? पर मन माना नहीं। नाम देने में क्या हर्ज है? जिसका स्कूटर चुराया गया, क्या वह कम महत्व का आदमी है? चोर चकार का नाम दिया जा सकता है, मेरा नाम क्यों नहीं दिया जा सकता? मुझे बुलावा भी नहीं आया। कुछ देर बाहर डोलने के बाद मैंने भीड़ में इधर उधर आंखें दौड़ाई। वो चोर महाशय तो जरूर यहीं पर होंगे। आखिर इस बारात के दूल्हा तो वही हैं। पर वो सज्जन कहीं दिखाई नहीं दिए। साहस बटोर कर मैं मुवक्किलों, मुद्दइयों की गांठ को चीरकर अदालत के कमरे में जा पहुंचा। वहां लकड़ी के ऊंचे से चबूतरे पर एक लंबी चौड़ी मेज के पीछे काला कोट पहने और आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाए मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे। उनके सामने नीचे फर्श पर 10-12 आदमी खड़े थे, जिनमें से 2-3 काले कोट वाले वकील थे, 2-3 पुलिस की वर्दी में थे। चोर वहां पर भी नहीं था। मेज पर फाइलों का अंबार लगा था। ये आदमी कौन है? इधर उधर क्यों घूम रहा है? मजिस्ट्रेट साहब की कड़ी आवाज थी और इशारा मेरी ओर था। मैं मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा हुआ। यूर एक्सलेंसी, मैंने कहा, मेरा स्कूटर चोरी हो गया था और उस संबंध में आज मुझे यहाँ बुलाया गया है। यूर एक्सलेंसी कहने का सचमुच लाभ हुआ। किसी जमाने में मुझे एक बुजुर्ग ने नसीहत की थी कि सिपाही को सिपाही कहकर मत बुलाओ, हवलदार कहकर बुलाओ, और हवलदार को थानेदार। इससे हाकिम नर्म पड़ जाता है। मैंने भी यूर एक्सलेंसी कहा तो मजिस्ट्रेट के चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ गई। कौन सा मुकदमा है यह? हुजूर, सरकारी वकील बोला, यह मोटरों की चोरी वाला केस है। मगर हुजूर, आज वह मुकदमा पेश नहीं होगा। मुजरिम के वकील ने दूसरी तारीख दी जाने की दरखास्त दी है। क्यों? गवाह पेश नहीं किए जा सके हुजूर। हाँ, मजिस्ट्रेट ने कहा। फिर मुझे संबोधन करके बोले, आज आप तशरीफ ले जाइए, अगली तारीख को आपको इत्तला कर दी जाएगी। और फिर अपने काम की ओर मुखातिब हो गए। मैंने चैन की सांस ली। बात टल जाए तो मैं चैन की सांस लेता हूँ, विशेषकर जब कोई सरकारी मामला हो। पर तभी मुझे ख्याल आया कि अगली तारीख को मुझे फिर अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसमें क्या तुक है? कुछ देर तक वहीं डोलते रहने के बाद यह सोचकर कि मुमकिन है मजिस्ट्रेट साहब को गलतफहमी हुई हो, मैं फिर उनके सामने जा खड़ा हुआ। मजिस्ट्रेट के चेहरे की मांसपेशियां तन गई। यूर एक्सलेंसी, दरअसल मेरा स्कूटर चुराया गया था। मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है, इसलिए मैं जानता हूँ।
हिज एक्सलेंसी बोले, आपको भी इस मुकदमे में बयान देना है। बयान तो हुजूर मैं दे चुका हूँ। मैंने पुलिस को पहले दिन ही बयान लिख दिया था। वह पुलिस को दिया गया था। तुम्हें अदालत में बयान देना होगा। यूर एक्सलेंसी, अगर आज ही मेरा बयान ले लिया जाए मैं और काम छोड़ दूं। मजिस्ट्रेट गुस्से से बोले, आज यह मुकदमा पेश नहीं होगा। मैं कहने जा ही रहा था कि किसी ने मेरी आस्तीन खींची। नाटे से कद का एक गोरा सा आदमी मेरी बगल में खड़ा था। वह मुझे इशारे से एक और ले गया। मजिस्ट्रेट से जिरा नहीं करते, आप अगली तारीख को आइए, मैं आपको जल्दी फायरिंग करवा दूंगा। मैं बाहर आ गया, स्कूटर को किक लगाई और फिर घर के लिए रवाना हो गया। अगली तारीख 3 महीने की बाद आई। मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर स्कूटर दौड़ाता फिर पहुंच गया। उस रोज भी चोर महाशय मौजूद नहीं थे। पता चला कि आज वो किसी दूसरे मुकदमे में पेश होने गए हैं। वक्त पर आ गए तो यहाँ उनका मुकदमा पेश होगा, वरना नई तारीख दे दी जाएगी। मैं डोलता हुआ फिर हिज एक्सलेंसी के सामने जा खड़ा हुआ। मेरी टांगे लरजने लगी थी क्योंकि मुझे डर था कि वो फिर मुझे डांट देंगे। यूर एक्सलेंसी, मेरा स्कूटर चोरी हो गया था। उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ये क्या मामला है? सरकारी वकील ने फिर केस का हवाला दिया और बताया कि आज मुलजिम किसी दूसरे मुकदमे में पेश हो रहा है। पर मजिस्ट्रेट को केस याद आया और उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी कि मैं अपना बयान लिखवा दूं। मुलजिम का वकील मेरे पास ही खड़ा था। यहाँ मुझसे एक भूल हो गई। मैं चोर को चोर कह बैठा। अपने बयान में मैं यह भी कह बैठा कि चोर ने खुद मुझसे कहा है कि उसने मेरा स्कूटर उठाया था। इस पर चोर का वकील तड़प उठा, हुजूर, यह आदमी मेरे मुवक्किल को चोर कैसे कह सकता है? मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी तर्जनी उठाते हुए मुझे चुप रहने को कहा। तुम तथाकथित मुलजिम कह सकते हो। यूर एक्सलेंसी, मैं ये सब अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। चोर ने सचमुच मुझे यह बताया है। वह मेरे स्कूटर पर वैष्णो देवी भी गया था। चोर का वकील चिल्लाया, माय लॉर्ड, यह अदालत की तौहीन है। इस पर मजिस्ट्रेट को भी गुस्सा आ गया। आपकी बार अपनी तर्जनी को पिस्तौल की तरह मेरी छाती पर दागते हुए बोले, मैं तुम्हें अदालत की तौहीन के जुर्म में हवालात में बंद कर सकता हूँ। तुम सीधे सीधे अपना बयान लिखवाओ। तभी मेरी कोहनी पर किसी ने झटकारा दिया। ठिगने कद का गोरा मुंशी था। आप लिखवाइए साहब, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं घबरा गया और इसी घबराहट में मैं भूल गया कि वह तारीख कौन सी थी जब मेरा स्कूटर उठाया गया था। पुलिस को उस रात मैंने बयान दिया था। वह जरूर यहाँ फाइल में मौजूद होगा। उसमें तारीख लिखी है। आप फाइल नहीं देख सकते? वकील चिल्लाया, माय लॉर्ड, गवाह को फाइल नहीं दिखाया जा सकता। नाटी मुंशी ने फिर कोहनी को दबाया। लिखाइए साहब, लिखाइए। वह फुसफुसाया। मैं डर रहा था कि अगर मैंने तारीख गलत लिखवा दी तो मेरा सारा बयान गड़बड़ा जाएगा। खैर, जैसे तैसे मैंने बयान लिखवाया, पर लिखवाते लिखवाते मेरा पसीना छूट गया। यही डर बना रहा कि कहीं कोई गलत बयानी हो गई तो मुझे ही हवालात में ना भेज दें। आखिर बयान पर मैंने दस्तखत किए और चैन की सांस ली। चलो छुट्टी हुई, अब कभी अदालत का मुंह नहीं देखूंगा। मैंने झुककर बड़े अदब से कहा, यूर एक्सलेंसी, मैंने बयान लिखवा दिया है। स्कूटर लाए हो? मजिस्ट्रेट ने पूछा। जी, बाहर खड़ा है। अगली पेशी पर भी ले आना। अगली पेशी? वह किस लिए यूर एक्सलेंसी? मैंने अपना बयान तो लिखवा दिया है। इस पर मजिस्ट्रेट ने फिर तर्जनी दागते हुए कहा, हर पेशी पर स्कूटर को पेश किया जाना जरूरी है। उन्होंने फरमाया। फिर तनिक ढीले पड़कर बोले, तुम खुद नहीं आ सकते तो किसी ड्राइवर के हाथ भेज दो। हुजूर, स्कूटरों के ड्राइवर नहीं होते, केवल मोटरों के ड्राइवर होते हैं। स्कूटर का यहाँ पेश किया जाना जरूरी है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और सुनो,
जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता तुम अदालत की इजाजत के बगैर उसे बेच नहीं सकते। फिर सरकारी वकील से बोले, अगली पेशी की तारीख इसे अभी से बता दो, बल्कि इसे लिखवा लो कि इसका स्कूटर यहाँ पहुँचाया जाएगा। अगली तारीख 11 जून रखी गई थी। 11 जून आई, मैं अदालत में था। फिर 15 अक्टूबर आई, मैं स्कूटर लेकर अदालत में मौजूद था। फिर 3 फरवरी आई, मैं अदालत में मौजूद था। और इसके बाद पेशियों का ऐसा तांता शुरू हुआ कि थमने में नहीं आया। पेशियां अभी तक बराबर चल रही हैं। हर तीसरे चौथे महीने पेशी होती है। एक बार अदालत में पहुंचा तो मजिस्ट्रेट बदल चुके थे। दूसरी बार पहुंचा तो अदालत बदल चुकी थी। 30 हजारी के स्थान पर मुकदमे की पैरवी पार्लियामेंट स्ट्रीट की अदालत में होने लगी थी। पर तथाकथित मुलजिम केवल एकाध बार ही देखने को मिला। एक बार पता चला कि वह किसी दूसरी कचहरी में शहादत देने गया है। दूसरी बार पता चला कि शहर में नहीं है, वैष्णो देवी की यात्रा पर गया है। नाटी मुंशी ने बताया, उसका यहाँ रहना इतना जरूरी नहीं कि जितना उसके वकील का रहना जरूरी है, या फिर मेरे स्कूटर का। मुकदमा बराबर अभी चल रहा है। इस बीच मेरी कनपटियों के बाल सफेद हो चुके हैं। इस बीच मेरी पत्नी 2 बच्चों की मां बन चुकी है। मुकदमे में 3 मजिस्ट्रेट बदले जा चुके हैं, 2 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन मेरे स्कूटर के चोर का अभी तक सही तौर पर पता नहीं चल पाया। तहकीकात बराबर जारी है। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है। केवल एक बात पहले की सी नहीं रही। अब स्कूटर वह स्कूटर नहीं रहा, अब वह बुढ़ाने लगा है। सड़क पर चलते चलते खांसने छींकने लगता है। कभी कभी चलते चलते खड़ा हो जाता है। किक पर किक मारो, चलने का नाम नहीं लेता। मैं अब गले में रुमाल बांधकर स्कूटर पर हवाखोरी के लिए नहीं जाता। पत्नी ने स्कूटर की सवारी करना छोड़ दिया है। परसों अदालत में पेशी थी। स्कूटर ने जाने से इनकार कर दिया। मैं घंटा भर किके जमाता रहा। 2 हमसायों से धक्के मरवाए, पर उसने ऐसी जिद पकड़ी कि 2 गज दूर तक चलने का नाम नहीं लिया। एक मैकेनिक के पास ले गया तो बोला, साहब गाड़ी ओवरहाल मांगती है। मैंने पहले भी कहा है, रोज की ठक ठक से क्या फायदा। इस वक्त ठीक कर भी दूं तो इसका कोई भरोसा नहीं। मैंने कचहरी का वास्ता डाला, वहां वक्त पर नहीं पहुंचा तो मुकदमे की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाएगी। इस पर मैकेनिक हंस दिया, साहब हर बार आप यही कहते हैं। मैं ऐन वक्त पर कचहरी पहुंच गया, मतलब कि मैं और स्कूटर दोनों कचहरी पहुंच गए। मैंने मजिस्ट्रेट साहब को पसीना पोंछते हुए सलाम किया। स्कूटर ले आए? जी, ये 5वें मजिस्ट्रेट हैं जो इस मुकदमे की देखभाल कर रहे हैं। बार बार कचहरी आने के कारण मुझे पहचानने लगे हैं, इस कारण मेरे साथ मेहरबानी से पेश आते हैं। कचहरी में पहुंचने के घंटे भर के अंदर ही मेरी हाजिरी लगाकर मुझे अगली तारीख दे देते हैं। अगली तारीख मिल जाने पर मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर मेरा स्कूटर इस हालत में नहीं है कि अदालत तक पहुंच सके। उन्होंने पलकें उठाई। आज मैं स्कूटर को पैदल धकेल कर लाया हूँ, मैंने बड़े विनम्रता से कहा। मजिस्ट्रेट सोच में पड़ गए, फिर सिर हिलाकर बोले, किसी छकड़े टांगे पर रख कर ले आया करो। छकड़े पर तो स्कूटर आसानी से रखा जा सकता है। उन्होंने कहा और 3 महीने आगे की तारीख दे दी। मैं चुप हो गया, कहता भी तो क्या। उसी रोज मैंने एक छकड़े पर मरे हुए भैंसे की लाश को ले जाते हुए देखा था। अगर मरे हुए भैंसे को लादा जा सकता है तो स्कूटर को भी लादा जा सकता है। फिर भी मैंने साहस बटोर कर कहा, यूर एक्सीलेंसी, मुझे एक बात का डर है। अगर इस बीच मेरे स्कूटर ने दम तोड़ दिया तो इस तहकीकात का क्या होगा। मजिस्ट्रेट ने छरभड़ के लिए सोचा, फिर बोले, तहकीकात जारी रहेगी। मैं बाहर आया, यार्ड में खड़े स्कूटर का नाक मुंह पोंछा, पुचकारा, फिर किक लगाई। जवाब नदारत।
फिर किक लगाई, फिर भी जवाब नदारद। फिर एक के बाद एक किकें लगाने लगा, कभी पेट्रोल खोलता, कभी बंद करता, जवाब नदारद। इसी बीच अदालत लंच के लिए उठ गई। फर्राटे से एक कार मेरे पास से गुजरी। मैंने पसीना पोंछते हुए आंख उठाकर देखा, मजिस्ट्रेट साहब की कार थी। वह पीछे की सीट पर बैठे थे और उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर मेरी ओर देखा भी। इसके कुछ देर बाद एक कार फिर गुजरी, वह भी फर्राटे से गुजर गई। उसमें से भी कुछ लोगों ने घूरकर मेरी ओर देखा। वह पुलिस की कार थी। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर और नाटे मुंशी को पहचान लिया। मुंशी ने मुझे देखकर हाथ भी हिलाया। फिर भी मेरी किकें जारी रही। मन में आया फिर इसे धकेल कर ले चलूं, लेकिन स्कूटर वाले के दिल में इस बात की आशा सदा बनी रहती है कि अगली किक पर स्कूटर का इंजन चलने लगेगा। तभी एक कार आई और पास आकर रुक गई। काले रंग की चमकती फिएट कार थी। कहिए भाई साहब, स्कूटर चल नहीं रहा है, परेशान कर रहा है। अरे ये तो दयाराम था, मेरे स्कूटर का चोर। नहीं, तथाकथित चोर। इन वर्षों में केवल 2-1 बार ही कचहरी में इसकी झलक मिली थी। कार में बैठे बैठे ही बोला, इसकी क्या हालत बना रखी है यार, इतना बढ़िया स्कूटर हुआ करता था। वो बड़ी सद्भावना से स्कूटर की ओर देखता रहा, मानो इसके साथ बड़ी सुखद स्मृतियां जुड़ी हो। वैष्णो देवी की पूरी चढ़ाई या स्कूटर चढ़ गया था। यह मशीन है आखिर, मशीन का ध्यान नहीं करोगे तो मशीन तुम्हारी खिदमत नहीं करेगा। मैं हाँफ रहा था। उसकी नसीहत सुनकर मुझे बड़ी कोफ्त हुई, पर उसके हाथ की अंगूठियों की ओर नजर गई तो सहसा एक विचार मेरे मन में कौंध गया। मैं स्कूटर को छोड़कर उसके पास चला गया। एक परेशानी है दयाराम जी, कहो, हुक्म करो, क्या बात है? हर पेशी पर मुझे स्कूटर लाना पड़ता है। यह 6ठा साल चल रहा है। इस लाश को उठा कर लाना अब मेरे लिए मुश्किल है। वाह, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? पहले क्यों नहीं कहा? चिंता नहीं करो, हो जाएगा, कोई ना कोई तरकीब निकल आएगी। इनकी ऐसी की तैसी। कहते हुए उसने मेरा कंधा थपथपाया। उसके हाथ की अनगिनत अंगूठियां चमक उठी। हो जाएगा, उसने कहा और कार चला दी और फर्राटे से वहां से निकल गया। मैं अभिभूत सा खड़ा रह गया और ठीक तरह से अपना आभार भी प्रकट नहीं कर पाया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीत कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे।
प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडित और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम पर रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन एमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरे में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दासा और जासे, उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्रा पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगा। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच
में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज-धज बनाए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वो चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा।
धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मध्य प्रदेश की लोक कथा कंजूसी का फल। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत कंजूस था। वह अपने खेत जोतने के काम में जिसे रखता, वह कुछ समय बाद ही काम छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि जमीन जोतना, बीज बोना, पानी देना, इन सब कामों के लिए वह केवल खाने भर को ही देता था। फसल काटे जाने पर वह खाने को भी नहीं देता था। इस जमींदार की कंजूसी के बारे में सारे गांव में चर्चा थी। एक समय ऐसा आया कि उसे खेतों पर काम करने के लिए आदमी मिलना मुश्किल हो गए। वह जिसे भी काम पर रखने की कोशिश करता, वही दुगने पैसे मांगता। उसी गांव में श्याम नामक एक बुद्धिमान लड़का रहता था। उसने जब उस कंजूस जमींदार के बारे में सुना तो उसने उसे सबक सिखाने की सोची। वो एक आदमी को साथ लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने उन्हें बैठने को कहा और उनसे आने का कारण पूछा। श्याम ने बताया कि वह उसके खेतों पर काम करना चाहता है। इस पर जमींदार बोला, तुम्हें पूरे साल काम करना पड़ेगा, बीच में भागोगे तो नहीं। तो तुम क्या दोगे ये बताओ, तभी मैं बताऊंगा। श्याम ने जवाब दिया। जमींदार बोला, ये बात तो मैं तुम्हारा काम देखकर ही तय करूंगा। अगर अच्छा काम करोगे तो साल में 12 किलोग्राम चावल दूंगा, अगर नहीं तो 9-10 किलोग्राम ही दूंगा। कपड़े लत्ते भी मिलेंगे। उसकी बात सुनकर श्याम बोला, अब आप मेरी भी शर्त सुन लें। मुझे मालूम है कि आप मजदूरों को कम खाना तथा कम मजदूरी देते हैं, इससे वे काम छोड़कर भाग जाते हैं। आप साल में मुझे एक बीज धान का देना, जिसे नीची जमीन में मैं खुद लगाऊंगा। एक बीज गेहूं का दाना देना, जिसे मैं ऊंची जमीन में लगाऊंगा। पहनने को कपड़े देना। प्रतिदिन एक पत्तल चावल खाने को देना। एक पत्तल से अधिक नहीं मांगूंगा। इसके बाद अगर मैं दम भर कर काम ना करूं तो मेरा हाथ काट लेना। तुम शर्त के विरुद्ध काम करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा। बोलो मंजूर है? जमींदार को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उसने उसकी शर्त मान ली। श्याम ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। जब वह खाना लेने के लिए हाजिर हुआ तो एक लंबा चौड़ा केले का पत्ता लेकर हाजिर हुआ। जमींदार ने जब केले का पत्ता देखा तो वह गुस्से में लाल होकर बोला, तुम केले के पत्ते में चावल खाओगे? समझ क्या रखा है? पर मालिक शर्त तो यही थी ना। श्याम मुस्कुरा कर बोला, हाँ यही थी। जमींदार ने झुंझलाकर उत्तर दिया। विवश होकर उसे केले के पत्ते में ही चावल देने पड़े। अब तो वह रोज ही केले के पत्ते में चावल खाता। रसोइये ने जमींदार से कहा, ये तो अजीब बात है, चावल बनाते बनाते हालत खराब है। हुजूर, यह आप किस तरह के आदमी को पकड़ लाए हैं? 10-10 आदमियों के बराबर अकेले ही खा जाता है। अरे 10 आदमियों के बराबर का काम भी तो करता है। जमींदार ने उत्तर दिया। ये बात सही थी कि श्याम काम में कोई कंजूसी नहीं करता था। वह सारे काम को अपने हाथों से पूरा करता था। मजदूरी में वह एक गेहूं का दाना लेता। उसने मालिक से कहा, मालिक, मैंने इस गोबर के ढेर में गेहूं बो दिया है। धान का बीज उसने नीची जमीन में बो दिया। गेहूं के पौधे में अनेक दाने निकले, उसी प्रकार धान के पौधे में भी अनेक दाने निकले। श्याम ने उन सभी को बीज के रूप में रख छोड़ा। दूसरे साल भी धान व गेहूं के खूब पौधे हुए। इसके अलावा उसे मजदूरी के रूप में एक एक बीज अलग से मिला। उन बीजों को भी उसने अगले साल के लिए रख छोड़ा। धान बोने के लिए उसे शर्त के अनुसार नीची जमीन तथा गेहूं बोने के लिए ऊंची जमीन मिली। इस तरह 6 साल के अंदर मालिक के हाथों से सारी जमीन निकल गई। श्याम ने नीचे की जमीन पर धान के पौधे लगा रखे थे तथा ऊपर गेहूं के। अंत में जमींदार ने पंचायत के आगे जाकर शिकायत की। श्याम भी वहां हाजिर हुआ। गांव वालों ने श्याम को समझाते हुए कहा कि इस बार जमींदार को माफ कर दो, उसे खूब दंड मिला है। श्याम ने कहा, इन्होंने गरीबों को सताया है, उन्हें भरपेट खाना तक नहीं दिया।
दंड तो इन्हें मिलना ही था। अरे नहीं, इनको थोड़ी सी जमीन तो दे ही दो। पंचों ने श्याम को समझाया। ठीक है, ये अपना हाथ काट दें। श्याम बोला, नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं काटूंगा। जमींदार बोला। श्याम को जमींदार पर दया आ गई। उसने आधी जमीन उसे दे दी। उस दिन से जमींदार एकदम बदल गया। अब वह सभी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता तथा उन्हें भरपेट खाना और उचित मजदूरी देता। गांव के लोग श्याम की सूझबूझ की प्रशंसा किए नहीं थकते थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मध्य प्रदेश की लोक कथा मछुआरा और जादुई मछली। नदी के किनारे सोनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में रामू नामक एक मछुआरा रहता था। रामू सीधा साधा तथा ईमानदार व्यक्ति था, किंतु उसकी पत्नी एक चालाक तथा लालची स्त्री थी। रामू की आयु लगभग 50 साल की थी, किंतु दरिद्रता तथा चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। रामू सुबह मुंह अंधेरे उठकर जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता और शाम ढले वापस आता। वह सारा दिन नदी में जाल डाले बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियां इकट्ठी हो जाती, जिन्हें बेचकर वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचता रहता। किंतु रामू फिर भी प्रसन्न रहता और 2 वक्त की रूखी सूखी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता। उसकी स्त्री लच्छो लालची प्रवृत्ति की होने के कारण रात दिन उसको ताने ही देती रहती और रामू चाहे जितनी मछलियां ले आए वो कभी प्रसन्न नहीं होती थी। एक दिन रामू को हल्का सा बुखार था, फिर भी वह 2 बार नदी पर हो आया, किंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी, इसलिए वह वापस लौट आया। उसकी स्त्री ने नाक में दम कर रखा था। रामू उसे समझाता रहा, परंतु वह मानने को तैयार नहीं थी और उससे फिर से नदी पर मछली पकड़ने जाने को कह रही थी। अंततः उसे फिर से नदी पर जाना पड़ा। वो बहुत देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा, किंतु इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने ही वाला था कि उसे अपना जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। उसने जल्दी जल्दी उसे खींच लिया। उसने देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी सुंदर मछली फंसी है। उसका रंग चांदी के समान चमक रहा था। मछुआरे को उस मछली पर बड़ा प्यार आया और उसे जाल में से निकालकर प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। छोटी सी मछली रामू से बोली, हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूंगी। बूढ़े रामू को मछली पर दया आ गई। उसने उसे फिर से नदी में डाल दिया और चुपचाप अपनी खाली टोकरी लिए घर वापस लौट आया। लच्छो ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बूढ़े पर चिल्लाने लगी। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाते हुए सारी घटना कह सुनाई। लच्छो ने जब सारी बात सुनी तो वह अपने पति को कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ अभी फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांग कर ले आओ। बूढ़ा ना नुकुर करने लगा तो वह खूब जोर से चिल्लाने लगी। हार कर मछुआरा उल्टे पांव लौट गया। नदी पर पहुंचकर वह तेज आवाज में बोला, हे नदी की रानी मछली, तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। तुरंत ही नदी की लहरों में बलखाती छोटी सी सुंदर मछली नदी के तट पर आ पहुंची। बूढ़ा मछुआरा उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अभी तुम घर जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में ओझल हो गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो घर के बाहर खाने पीने की ढेरों चीजें रखी हुई थी। उसने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीजें घर के अंदर रखी। बूढ़ा इस काम को अभी खत्म भी न कर पाया था कि लच्छो फिर से बोली, सुनो जी, केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होता है? जाओ जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े तथा जेवर मांग कर ले आओ। मछुआरा उसे समझाते हुए बोला, देखो
अभी अभी तो मैं इतनी सारी चीजें मांग कर लाया हूँ। बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है। बाकी चीजें कल जाकर मांग लूंगा। लच्छो ने उसकी एक न सुनी और वह चीखने चिल्लाने लगी। अंत में हार मानकर मछुआरे को जाना ही पड़ा। वह नदी के किनारे पहुंचकर पुनः बोला, हे सागर की रानी मछली, तनिक बाहर आओ और मेरी विनती सुनो। पहले की तरह मछली नदी के किनारे आ गई। मछुआरे ने झिझकते हुए फिर से अपनी पत्नी की इच्छा उसके सामने रखी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछुआरा जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर वस्त्राभूषण पहने सजी धजी बैठी हुई थी। बूढ़े को देखते ही वह बोली, सुनो जी, ये कपड़े तथा जेवर पहनकर मैं इस झोपड़ी में रहती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम कल सुबह जाकर मछली से रहने के लिए एक महल मांग लेना। बूढ़ा चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। सुबह होते ही बूढ़ी ने मछुआरे को बिना कुछ खिलाए पिलाए नदी पर भेज दिया। मछुआरे ने फिर से मछली को याद किया। जब वह आई तो बूढ़ा बोला, हे नदी की रानी, मेरी पत्नी झोपड़ी में रहते हुए बहुत दुख झेल रही है, इसलिए उसके रहने के लिए एक महल की जरूरत है। यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों में ओझल हो गई। बूढ़ा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर वहां एक महल खड़ा है और बूढ़ी उसके अंदर सजी धजी बैठी है। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। अब लालची बुढ़िया का लालच फिर सिर उठाने लगा। एक दिन बुढ़िया सुबह सुबह मछुआरे से बोली, मैंने दिन रात काम करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। तुम उस जादुई मछली से नौकर चाकर तथा सुख सुविधा का दूसरा सामान देने को कहो। बूढ़े ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु बूढ़ी तो लालच में अंधी हो गई थी। उसने मछुआरे की एक ना सुनी। मजबूर होकर मछुआरा पुनः नदी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने जादुई मछली के सामने अपनी इच्छा रखी। मछली मुस्कुराकर उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। मछुआरा जब लौटकर घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सजी धजी बैठी हुई है और उसके चारों ओर नौकर चाकर दास दासियां हाथ बांधे खड़े हैं। एक दिन बुढ़िया सुबह सुबह बूढ़े से लड़ने झगड़ने लगी। वह चाह रही थी कि मछुआरा मछली से उसे पूरी पृथ्वी की महारानी बनाने को कहे। जब वह किसी तरह नहीं माना तो बूढ़ी क्रोध में अपना आपा खो बैठी और नौकरों द्वारा बूढ़े को मारपीट कर घर से निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा किसी प्रकार रोता कांपता नदी के किनारे पहुंचा। उसने जादुई मछली को फिर से याद किया। किनारे पर आते ही जादुई मछली ने पूछा, कहो बूढ़े मछुआरे, अब तुम्हारी स्त्री को किस चीज की इच्छा है? मछुआरा बोला, हे मछली रानी, आज से पहले मैं अपनी पत्नी के कहने पर ही सब कुछ मांगता रहा, किंतु अब मेरी एक इच्छा है। मछली मुस्कुरा कर बोली, कहो, वह भी पूर्ण हो जाएगी। बूढ़ा मछुआरा बोला, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि तुम अपना धन दौलत, नौकर चाकर, महल सब वापस ले लो। मुझे तो बस मेरी पहले वाली झोपड़ी तथा जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। मछली बोली, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। वह अपने घर लौट आया। उसने देखा कि महल के स्थान पर टूटा फूटा सामान पड़ा है तथा झोपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई पड़ी है। मछुआरे ने उसे जगाया तो वह आंखें मलती हुई उठ बैठी। वह आश्चर्यचकित होकर अपने चारों ओर देखने लगी। बूढ़ा उसे समझाते हुए बोला, जिस व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं होती वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की बात सुनकर बूढ़ी मछुआरिन की आंखों से लोभ का पर्दा हट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो आया। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी आधार। सारे गांव में मथुरा का सा गठीला जवान ना था। कोई 20 बरस की उम्र थी।
मसें भीग रही थी। गौएं चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता था। ब्याह हो गया था पर अभी कोई बाल बच्चा न था। घर में कई हल की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब उसे जांघिए, लंगोटे, नाल या मुकद्दर के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपनी सेवाएं दे। इस लाड प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था। गायें किसी के खेत में पड़ी हैं और आप अखाड़े में दंड लगा रहा है। कोई उलाहना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती। गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो। मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने ना जाएगा, पर उसका डील डौल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत ना पड़ती। लोग गम खा जाते। गर्मियों के दिन थे। ताल तलैया सूखी पड़ी थी। जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गौओं के साथ हो लिया। सारे दिन गौओं के साथ रहता, रात को बस्ती में घुस आता और खूंटों से बंधे बैलों को सींग से मारता। कभी किसी की गीली दीवार को सींगों से खोद डालता, घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी, सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। या सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगा आते, लेकिन जरा देर में गायों में पहुंच जाता। किसी की अक्ल काम ना करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानि ना पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता न थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई कहो तो गांव में रहें, कहो तो निकल जाएं। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे? तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, या नहीं कि सबको पीस कर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम कानों में तेल डाले बैठे हो, मानो तुमसे कुछ मतलब ही नहीं। मथुरा को उनकी दशा पर दया आई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है। बोला, अच्छा जाओ, हम आज सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट आएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए उत्तर दिया, अब लौट कर ना आएगा। चिलचिलाती दोपहर थी। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूरी से उसकी राह छेंक लेता। सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता, लेकिन उस समय मथुरा सामना बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवा और कोई सुध न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूंगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी। रोम रोम से चिंगारियां सी निकल रही थी। दम उखड़ गया था, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी दम ना लेता था। 2-2.5 घंटों बाद जाकर नदी आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था।
यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेंच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था, अगर नदी में उतर गया तो यह मार ही डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर वह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका न दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चूका और प्राण भी गए। जरा पैर फिसला और फिर उठना नसीब न होगा। आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में पैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों से प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह हौंक हौंक कर पानी पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा न लगा था और न कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था। प्यास न बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी न रही। तब गीली धोती कंधे में डालकर घर की ओर चल दिया। लेकिन 10 की 5 पग चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द है कि बढ़ता जाता था। अंत में उसने जोर जोर से कराहना शुरू किया और रोना शुरू किया, पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता। दूर तक कोई गांव नहीं, न आदमी न आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वहीं देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक वार भी न सह सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी। कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यूं नचा रही है। कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण ओंठों पर आ रहे थे, उसके लिए विष का काम करेगा। संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए। देखा तो वह अनंत विश्राम में मग्न था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने अपने काम धंधे में लगे। घर वालों ने रो धो कर सब्र किया, पर अभागिनी विधवा के आंसू कैसे पुछते। वह हरदम रोती रहती, आंखें चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता। इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा, किस आधार पर जीऊंगी। अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को, अनूपा को यह कला क्या मालूम। उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था, जिसे वह अपना सर्वस्व समझे, जिसके लिए वह जिए, जिस पर वह घमंड करे। घर वालों को यह गवारा न था कि वह कोई दूसरा घर करे, इसमें बदनामी थी। इसके सिवाय ऐसी सुशील, घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामलों में इतनी चतुर और रंग रूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर पर जाना ही उन्हें असहाय था। उधर अनूपा के मैके वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई तो एक दिन अनूपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब तो घर में खलबली मची। इधर कहा गया हम विदा ना करेंगे। भाई ने कहा हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। यह निश्चय हुआ
कि अनूपा पर छोड़ दिया जाए, जी चाहे रहे या जाए। यहाँ वालों को विश्वास था कि अनूपा इतनी जल्द दूसरा घर करने को राजी न होगी। 2-4 बार ऐसा कह भी चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई की तैयारी होने लगी। डोली आ गई। गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आई। अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुनाद माफ करना। जी में तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं है। या कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विहल उठी, बोली, बेटी, जहां जाओ वहां सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया और सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी। ये कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से शादी करेगा? वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक न थी। अब कि उसका ब्याह होने वाला था। बातचीत हो चुकी थी। बोला, तब तो दूसरे के घर ना जाएगी ना? माँ, नहीं, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी? वासुदेव, तब मैं करूंगा। माँ, अच्छा उससे पूछ, तुझसे ब्याह करेगी? वासुदेव अनूपा की गोद में जा बैठा और शर्माता हुआ बोला, हमसे ब्याह करोगी? या कहकर वह हंसने लगा, लेकिन अनूपा की आंखें डबडबा गई। वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली, अम्मा, दिल से कहती हो? सास, भगवान जानते हैं। अनूपा, आज या मेरे हो गए। सास, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनूपा बोली, तो भैया से कहला भेजो, घर जाए, मैं उनके साथ ना जाऊंगी। अनूपा को जीवन के लिए आधार की जरूरत थी, वह आधार मिल गया। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, सेवा ही उसके जीवन का आधार है। अनूपा ने वासुदेव का लालन पालन शुरू कर दिया। उपटन और तेल लगाती, दूध रोटी मलमल के खिलाती। आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे भी साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में उसमें हिल मिल गया कि एक क्षण भी उसे ना छोड़ता। माँ को भूल गया। कुछ खाने को जी चाहता तो अनूपा से मांगता। खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनूपा के पास आता। अनूपा ही उसे सुलाती, अनूपा ही जगाती। बीमार हो तो अनूपा ही गोद में लेकर बदलू वैद्य के घर जाती और दवाएं पिलाती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते तो दांतों तली उंगलियां दबा लेते। लोग समझते थे 1-2 साल में इसका जी उब जाएगा और किसी तरफ का रास्ता लेगी। इस दुधमुहे बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी? लेकिन ये सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनूपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते ना देखा। जिस हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो, स्वाधीन सेवा का, उसमें वासनाओं के लिए कहाँ स्थान? वासना का वार निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियों पर होता है। चोर की अंधेरे में चलती है, उजाले में नहीं। वासुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी। डील डॉल भी वैसा ही था। उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की ताने फिर खेतों में गूंजने लगी। इस भांति 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनूपा में सगाई की तैयारियां होने लगी। लेकिन अब अनूपा वह अनूपा न थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को पतिभाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृ भाव ने ले लिया था। इधर कुछ दिनों से वह एक गहरे सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिन ज्यों-ज्यों निकट आते थे, उसका दिल बैठा जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही से
उसका कलेजा दहक उठता था। जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था। बिरादरी के लोग जमा थे। घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनूपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा, मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ। सास ने भौचक्की होकर पूछा, क्यों बेटी, क्या है? अनूपा, मैं सगाई ना करूंगी। सास बोली, कैसे बात करती है बेटी, सारी तैयारियां हो गई हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनूपा बोली, जो चाहे कहें, जिनके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही, उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से रहा न जाता होगा। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है। वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला, उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंगी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं भूतिया जंगल की कहानी। एक गांव के किनारे पर एक घना जंगल था जिसका नाम था भूतिया जंगल। जंगल के अंदर का रास्ता इतना भयानक था कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव के लोग जंगल की कहानियों से डरते थे और जंगल की ओर जाने से बचते थे। कहा जाता था कि जंगल में एक बहुत पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी जिसमें एक राजा की आत्मा रहती थी। राजा अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस हवेली में गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह रहस्य की पड़ताल करेगा। अर्जुन ने अपने कुछ साहसी दोस्तों को इकट्ठा किया और उन सभी ने मिलकर जंगल में प्रवेश किया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और ठंडी हवा उनके कानों में फुसफुसाने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते रहे। रात होते होते वे हवेली तक पहुंच गए। हवेली से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देखकर वे सभी समझ गए कि यहाँ कुछ अलौकिक है। उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा और देखा कि हवेली के अंदर का दृश्य किसी रोशन महफिल की तरह था। हवेली के मध्य भाग में एक बड़ा हॉल था जहां राजा की आत्मा को शांति पाने के लिए पूजा की जाती थी। अर्जुन ने देखा कि हॉल के बीच में एक पवित्र अग्नि जल रही थी और उसके चारों ओर अदृश्य ताकतें थी। अर्जुन ने समझ लिया कि अगर उसे राजा की आत्मा को शांति दिलानी है तो उन्हें पूजा में खुद को शामिल करना होगा। उसने और उसके दोस्तों ने जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पूरी निष्ठा के साथ पूजा की। पूजा पूरी होने पर राजा की आत्मा प्रकट हुई और उसने अर्जुन और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया। राजा की आत्मा मुक्त हुई और जैसे ही वह ऊपर आकाश की ओर बढ़ी, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वाले जब यह दृश्य देखने के लिए जंगल की ओर दौड़े तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जंगल का अंधेरा नर्म हो गया था और पत्तियों की सरसराहट मानो किसी सुखद संगीत में बदल गई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों के साहस और ज्ञान के कारण जंगल अब भूतिया नहीं रहा। लोगों ने उन्हें अपना हीरो माना और भूतिया जंगल अब एक पवित्र जंगल के रूप में जाना जाने लगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी भूतिया जंगल।